हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सो कैसे हैं आप सब? ऑल गुड? टुडेज लेक्चर वी आर टेकिंग अ डिफरेंट टॉपिक दैट इज एटिकेट्स इन कम्युनिकेशन। हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन, और इसके हम डेली वन बाय वन एक एक टॉपिक लेते जा रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है एटिकेट्स इन कम्युनिकेशन। अब ये एटिकेट्स क्या होता है? देखो बच्चा, जनरली आप कैसे बात करते हो दैट इज योर एटिकेट। आप कितने अच्छे से बिहेव कर रहे हो, आपके यहाँ एटीट्यूड, आपके हैंड मूवमेंट, जेस्चर, स्माइल, एवरीथिंग विल बिकम द पार्ट ऑफ योर एटिकेट्स। तो देखते हैं एटिकेट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, किस टाइप के अलग अलग एटिकेट्स होते हैं और कैसे हम हमारे एटिकेट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं while doing communication. Okay, let's start. What is etiquette? First of all, definition पढ़ लेंगे. Etiquette means a set of customs and greetings, goodbye, rules for polite behavior. आप कैसे हाय, हेलो, बाय कैसे बोलते हैं? जैसे मैं बोलती हूँ जय श्री कृष्णा, कोई क्या बोलेगा? कोई नमस्ते बोलेगा, कोई सलाम बोलेगा, कोई कैसे भी आप कैसे ग्रीट करते हैं, हैंडशेक कैसे करते हैं, कितने अच्छे वे में एक दूसरे को आप स्टार्ट करते हैं बात करना। फिर पोलाइट बिहेवियर कैसा है आपका, स्पेशली अमंग अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल और इन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन। तो आपका जो प्रोफेशन है उसमें आप कैसे यहाँ पे अच्छे से लोगों से डील करते हैं, बिकॉज यू आर बिकमिंग अ प्रोफेशनल इन सम इयर्स। आप सभी लोग एक प्रोफेशनल बने जाएंगे, आप सभी कंपनी सेक्रेटरी बने जाएंगे यहाँ पे। तो आप कैसे अच्छे से बात करेंगे, उस प्रोफेशनल लाइफ को कैसे कंटिन्यू करेंगे, वो देखते हैं। सो ये एक पोलाइट वे है टू बिहेव टूवर्ड्स अदर पीपल, कि आप लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। एटिकेट शोज रिस्पेक्ट। यहाँ पे आप पता चलेगा कि आप किसको रिस्पेक्ट कैसे देते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन, गुड एटिकेट बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अब देखो ये इसकी इंपॉर्टेंस चालू हो गई है। अगर आप एटिकेट्स को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, आपके और आपके जो स्टेक होल्डर्स है उनके बीच में एक बहुत ही अच्छा सा गुड रिलेशनशिप हम पर बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद एंड लीव्स अ पॉजिटिव एंड वाइटल इंप्रेशन, आपका इंप्रेशन भी बहुत अच्छा पड़ेगा। और ये होता भी, देखो क्लास में भी इट हैपेंस, अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से बिहेव नहीं करता तो अपन क्या बोलते हैं, अरे यार देखो कितना इसमें एटिकेट नहीं है, इसमें मैनर्स ही नहीं, तो उसका इंप्रेशन कितना नेगेटिव हो जाता है। वैसा ही आप सोचिए इन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। अगर आपका यहाँ एटिकेट अच्छे हैं तो आपका यहाँ पे कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आप एक मीटिंग में गए और आपने बहुत ही एटिकेटली स्टार्ट किया उस मीटिंग को, तो आपका इंप्रेशन वेल एंड गुड हो जाएगा। नेक्स्ट, हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग और मेकिंग थिंग्स अनप्लीजेंट। अगर आप दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट करते हैं या फिर चीजों को अनप्लीजेंट वे में करते हैं, अच्छा नहीं लगता, ओके, और अनकंफर्टेबल या फिर बहुत लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है, तो अगर ऐसा कुछ करते हैं तो दे आर बैड एटिकेट्स, बैड एटिकेट्स। क्योंकि इससे लोगों को क्या पहुंच रहा है बेटा, हार्म पहुंच रहा है इससे लोगों को यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, अब देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटिकेट्स स्टार्ट हो रहा है। तो पहला है अपना सोशल एटिकेट। सोशल एटिकेट, अगर आप सोसाइटी में किसी के साथ मिल रहे हैं जनरल वे में, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो पहला लिखा है मैंने, आप देखो, ग्रीट पीपल विद स्माइल और हैंडशेक। ये बहुत जरूरी, स्माइल होनी चाहिए एक बढ़िया सी। अगर स्माइल के साथ लोगों को स्टार्ट करोगे, हाय बोलोगे, हैंडशेक करोगे, नमस्ते, प्रणाम, जो भी आप करते हैं, जय श्री कृष्णा, तो ये स्माइल के साथ अगर होगा तो उतना ही बेटर लगेगा, है ना। और अगर आप सैड फेस या एकदम डिफरेंट एक्सप्रेशन लेके जाएंगे स्माइल के अलावा, तो इट वोंट बी ओके। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट पर्सनल स्पेस। आप क्या करिए ना, यहाँ पे पर्सनल स्पेस को भी रिस्पेक्ट करिए, बिकॉज ये भी बहुत जरूरी है। देखो, अगर आपका पर्सनल स्पेस को आप रिस्पेक्ट करोगे और लोगों को इंटरप्ट नहीं करोगे, सो दैट इज गुड वे, बिकॉज लोगों को ना इंटरप्शंस पसंद नहीं है और उनको अपना अपना स्पेस मिलना जरूरी है। और आप पंचुअल हो जाओ। पंचुअल मतलब क्या होता है, टाइम पे आना है, टाइम पे। अभी आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है 9 AM और आप पहुंच रहे हैं 9:20, 9:30, इज दिस अ गुड बिहेवियर? नो।
और यही आप चीज सोचिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आप कहीं जॉब पे गए हैं और आपकी मीटिंग स्टार्ट होने का टाइम दिया हुआ है और आप उस मीटिंग से एकदम लेट अराइव कर रहे हैं। इज दिस अ गुड एटिकेट? नो। ओके, सो आप जितने भी प्रोफेशनल या सोशल इवेंट्स में भी जाए, आई वुड सजेस्ट कि पंक्चुअल हो जाए, टाइम पे पहुंचे और टाइम से वापस भी आ जाए। दैट्स इट। नेक्स्ट एटिकेट है हमारा मीटिंग एटिकेट। अगर किसी बिजनेस में आपको मीटिंग के लिए बुलाया गया है, ठीक है, अब एक मीटिंग स्टार्ट होने वाली बेटा और आपको बुलाया, आपके यहाँ से एंट्री होने वाली है, आप मीटिंग में आ रहे हैं। अब क्या क्या एटिकेट आपको फॉलो करना चाहिए? व्हाट यू थिंक? सबसे पहला, बी योरसेल्फ एज यू कैन नॉट पुट अप प्रिटेंड। क्या आप प्रिटेंडिंग या नाटक ज्यादा समय तक कर पाएंगे? आप खुद सोचो, नहीं कर पाओगे ना, बिकॉज आप देखो नाटक में थोड़ा बहुत आप ऐसे बिहेव कर लिया या ऐसे बोलने लग गए आप, जबकि आपका वो टोन है ही नहीं, कुछ खाने लग गए जबकि आपको वो पसंद है ही नहीं। तो ऐसा मत करो। जब भी किसी मीटिंग में जाओ, बी योरसेल्फ, जैसे आप नॉर्मली रहते हो वैसे ही खुद को रिप्रेजेंट करो, क्योंकि बहुत ज्यादा समय तक आप इस प्रिटेंडेंस को कैरी ऑन अपने फेस पे नहीं कर सकते। नेक्स्ट, बीइंग जेन्युइन एंड रिलायबल, ये भी बहुत जरूरी है। जब आप प्रिटेंड करोगे नहीं तो यू विल बी वेरी जेन्युइन पर्सन। रिलायबल भी जरूरी है। आपको जो काम दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टास्क, कोई बात आपसे बोला गया कॉन्फिडेंशियल रखो और पता चला आप कॉन्फिडेंशियल नहीं रख रहे, तो क्या आपको नेक्स्ट मीटिंग में बुलाएंगे? क्या वो लोग? आप खुद सोचो। अगर आपने एक बार उस चीज को डिस्क्लोज कर दिया सबको, तो उनको पता चल जाएगा यार इस पर्सन पे हम लोग रिलाई नहीं कर सकते कभी, तो दे विल नॉट कॉल यू फॉर श्योर इन नेक्स्ट मीटिंग, बिकॉज यू आर नॉट अ रिलायबल पर्सन। आप पे भरोसा नहीं किया जा सकता। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद। नेक्स्ट, अ स्माइलिंग फेस। हमेशा देखो स्माइलिंग फेस रखो, नॉर्मल रख सकते हो या फिर स्माइलिंग, बट इल टेम्पर्ड या कोई अदर इमोशंस आ रहे हैं, एंगर वेंगर, वो सब यहाँ पे नहीं रखना है आपको। बी अ गुड लिसनर, ये तो मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी समझा चुकी हूँ। लिसनिंग स्किल्स पे अपने काफी लेक्चर्स हो चुके हैं ऑलरेडी, एंड इन दैट लेक्चर वी हैव स्टडीड द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल्स। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बिकम अ गुड लिसनर इन अ मीटिंग। मीटिंग में वैसे भी स्पीकर ज्यादा बोलेगा, आपको कुछ इतना बोलना नहीं है। जब आपका इंटरेक्शन होगा या कुछ क्वेश्चंस वगैरह आस्क करना, दैट इज अ डिफरेंट। अदरवाइज आप चुपचाप बैठिए, कंफर्टेबल वे में बैठ जाओ पहले और आराम से सुनो क्या बोल रहे हैं, क्या मीटिंग में बात चल रही है। ओके, डू नॉट फोर्स द कॉन्वर्सेशन इफ वन इज नर्वस। अब कोई पर्सन यहाँ पे नर्वस है, आपसे पहली पहली बार मिला, बिकॉज देखो एवरी ह्यूमन बीइंग इज नॉट सेम। हो सकता है वो शाय पर्सन हो और वो नर्वस हो जाता है सडनली किसी नए को देखकर, और लेकिन आप उससे कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हो, हेलो हाय आप स्टार्ट करो। आपने 2 बार बोला हेलो, उसने कोई जवाब नहीं दिया बिकॉज ही इज नर्वस। तो अगर वो अनकंफर्टेबल है तो क्या आप उसको बार बार अटेम्प्ट करोगे ऐसा करना? फोर्स करोगे जबरदस्ती उस पर्सन के ऊपर कि नहीं आपको तो बात करनी ही पड़ेगी, आपको तो आज बोलना ही पड़ेगा, आपको तो स्पीच देनी ही पड़ेगी? ऐसा नहीं करना है। ही इज नॉट कंफर्टेबल, देन टेक अ टाइम। जब वो पर्सन्स ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल हो जाएंगे या वो नर्वसनेस से हट जाएंगे, देन यू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन विद देम। अराइवल टाइम, ये वही पंक्चुअलिटी की बात हो रही है। वेल प्रिपेयर हो जाओ मीटिंग के लिए। अगर कोई काम बोला है, फाइल बोली है, आपको रिपोर्ट देने को बोली है तो वो सब कर लो। और मोबाइल फोन को साइलेंट, ये तो आप प्रैक्टिस कर ही लो बेटा। अभी भी अगर आप किसी अच्छी मीटिंग में जा रहे हो, मोबाइल फोन को अभी से साइलेंट पे करो, क्लासरूम में भी साइलेंट करो। हाँ, इवन टीचर्स को भी करना ही है ना, हम लोग खुद भी तो अपना ऐसा थोड़ी ना मोबाइल फोन यहाँ पे बजा के रखते, क्योंकि ये भी एक तरीके की मीटिंग ही है। तो आप क्या करिए, इसको एकदम साइलेंट पे कर लीजिए, और अगर नोट बनाने की जरूरत है तो नोट बना लीजिए। तो देखो जनरल चीजें हैं, हालांकि हम सब बचपन में ये सब एटिकेट्स हमको सिखाए जाते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हम जैसे बड़े होते हैं ना भूल जाते हैं और फिर एटिकेट्स को फॉलो नहीं करते। तो फिर से आपके इंस्टीट्यूट ने CSEET में आप देखो एटिकेट्स का टॉपिक भी एड ऑन कर लिया है कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बने, और उसके लिए आपके एटिकेट्स भी क्या होने चाहिए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट एटिकेट है हमारा टेलीफोन।
अब आप बोलोगे मैम टेलीफोन, टेलीफोन पे तो हम दिखाई नहीं देते, हमारा फेस भी नहीं दिखता, सिर्फ आवाज सुनाई देती है हमारी, क्योंकि वो ऑडिबल है ना, सिर्फ ऑडियो है यहाँ पे कम्युनिकेशन का मीडियम, ओरल है, वर्बल है, तो फिर हमें एटिकेट्स क्यों सिखा रहे हैं? हम तो कुछ भी करेंगे, कैसे भी एक्सप्रेशंस देंगे, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं। टेलीफोन पे आपको लगता है भले ही कुछ दिखता नहीं है, बट अगर आप एक्स्ट्रा चीजें करेंगे या बहुत इमोशनल या अदर एटिकेट्स, बैड एटिकेट्स फॉलो करेंगे, तो भले ही वो पर्सनली डायरेक्टली शो ना हो, बट वो कहीं ना कहीं आपकी आवाज से शो हो जाएगा। आपका टोन पिच वहां पे इतना बदल जाएगा कि सामने वाले को लग जाएगा कि यार ये अच्छे से बात नहीं कर रहा है। तो इसीलिए जरूरी है कि आप टेलीफोन पे बात करते हुए भी एटिकेट्स रखें। तो इसमें क्या क्या एटिकेट्स रखने हैं मैम? सबसे पहले देखो, स्माइल करो, स्माइल करोगे अच्छी आवाज जाएगी, प्यारी आवाज जाएगी आपकी फोन पे। फिर कॉलर्स नेम हमेशा बोलो। अब आपको कॉल किया है, सपोज करो अदिति ने, अब आप नाम तो उसका बोल ही नहीं रहे हो, आप हमेशा मैम मैम मैम, आप तुम तू ऐसा कुछ बोल रहे हो, नॉट अ गुड थिंग। आप बोलिए हाँ अदिति जी, यस अदिति जी, सही बोला है अदिति आपने, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज करिए। इससे क्या होगा पता है? कॉलर को इतना अच्छा लगेगा कि वाओ यार, इस पर्सन को मेरा नेम भी पता है। और जो आपका नेम लेके बात करता है ना, उसके साथ आप जल्दी कनेक्शन में आ जाते हो, आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। नेक्स्ट, बी कॉशियस इन योर लैंग्वेज। लैंग्वेज, बैड लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, वेरी कॉशियसली लैंग्वेज को यूज करो। टेलीफोन पे भी आप ध्यान रखो अपने वर्ड्स, माइंड योर वर्ड्स, है ना, आपकी लैंग्वेज, वर्ड्स, आपका टोन पिच, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट, इको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो आप उसको बार बार बोलिए। इको का मतलब क्या होता है? एक जगह से बार बार रिपीटेडली उस चीज की आवाज आए, तो आप भी अपने इको पॉइंट्स को बार बार बोलिए अगर वो इंपॉर्टेंट है तो। नेक्स्ट, एक्नॉलेज द पर्सन ऑन द अदर हैंड। आप उसको एक्नॉलेज करो, हाँ जी आपने सही बोला, सामने वाले ने कुछ बोला, आपने ये लाइन बोल दी, हाँ जी आपने सही बोला, यस पर्सन, यस मैम, यू आर राइट। कितना अच्छा लगेगा सामने वाले को कि इन्होंने मेरी बात समझी है और मेरी बात से ये एग्री करते हैं। सो एक्नॉलेज करो उनको अप्रिशिएट करो, उनकी बात सुनो, समझो, सब कुछ करो। मिरर द रेस्पोंडेंट। मिरर का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्ट करना, रिपीट करना चीजों को। उसने बोला 9 बजे आना, आप वापस बोलिए फोन पे, हाँ मैं 9 बजे आ जाऊंगा। मतलब उनको समझ में आ गया, पहली बात तो मैसेज कन्वे हो गया, आपको 9 बजे का टाइम पता चल गया, एंड यू विल डेफिनेटली कम एट 9 o'clock, ये चीज भी उनको कंफर्म हो गई। तो मिरर करते ही चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं, क्लैरिटी यहाँ पे सबसे पहले आ जाती है कि वो चीज रिस्पॉन्डर टेलीफोन पे अच्छे से सुन रहा है और समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। एंड रिकॉर्ड योर कॉन्वर्जेशन। अब देखो ये रिकॉर्डिंग वाला ना आजकल फीचर हर फोन में आ ही चुका है, तो आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्डिंग चालू कर दो। कोई फोन आया, इंपॉर्टेंट फोन आया, आपके बॉस का फोन आया है यहाँ पे, और वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला रिगार्डिंग योर नेक्स्ट असाइनमेंट, तो व्हाट इज बेटर ऑप्शन, आप ना उसको रिकॉर्ड बटन चालू कर दो। इससे होगा क्या, वो सारी बात रिकॉर्ड हो जाएगी, ताकि फ्यूचर में अगर आप ये भी देख सकते हो इसमें, देखो एक तो आपको रिकॉल करने के लिए भी ठीक रहेगा कि हाँ भाई यार सर ने क्या क्या टास्क दिया था मैं तो भूल ही गया। दूसरा, अगर आप अपना खुद का फीडबैक चेक करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो मैंने फोन पे 10 मिनट बात करी थी, आई हैव टॉक 10 मिनट्स टू माय सीनियर्स, बट हाउ आई हैव टॉक, मैंने कैसे बात करी, क्या मैंने अच्छे से बात करी या नहीं करी, कुछ मैंने गलत वर्ड्स तो नहीं बोले, कुछ गलत एटिकेट्स तो फॉलो नहीं किया, आई वांट टू रिव्यू, मुझे देखना है। तो कैसे देखेंगे? सबसे बेस्ट ऑप्शन रिकॉर्डिंग अभी कर लो, फिर जब शांति से फ्री हो उस रिकॉर्डिंग को सुनोगे तो आपको पता चलेगा अरे यार आपने ये मिस्टेक करी थी, तो नेक्स्ट टाइम आप उस मिस्टेक को रिपीट नहीं करें। सो टेलीफोन एटिकेट्स अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एनी डाउट? नेक्स्ट, डाइनिंग एटिकेट। डाइनिंग मतलब जब आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं
टू ईट और ड्रिंक समथिंग। अब आप बोलोगे मैम ये भी सिखाएंगे क्या? हाँ। आपको क्या लगता है बिजनेस मीटिंग में सिर्फ मीटिंग होती है या लंच डिनर ब्रेकफास्ट ऐसा कुछ भी आपको खिलाते हैं हाई टी वगैरह? ऑब्वियसली कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आप बात करो, कॉर्पोरेट सिनेरियो जो इंडिया में चल रहा है या इंडिया के बाहर चल रहा है, अगर आपको बिग बिजनेस मीटिंग्स के लिए बुलाया गया है, सेमिनार्स में बुलाया गया है, कोई आपको चीज अटेंड करने बुलाया गया है, सिर्फ आपको वो अटेंड नहीं करना होगा, प्लस आपको उनके साथ डाइनिंग टेबल पे भी बैठना ही पड़ेगा टू हैव समथिंग रिगार्डिंग फूड एंड स्टफ एंड ड्रिंक्स। तो उस समय पर आपके वो एटिकेट्स भी गौर किए जाएंगे। आपको आना चाहिए कैसे डाइनिंग पे हम अच्छे से बैठे, अच्छे से खाना खाएं, या वो अपना घर का सिस्टम नहीं चलेगा, कैसे भी खाना खा रहे हैं हाथ से। आई एम नॉट सेइंग हाथ से नहीं खाना खाना चाहिए, आई प्रेफर, मैं तो खुद हाथ से ही खाना लेकर आप भोजन करिए हाथ से। लेकिन देखो जब आप एक प्रोफेशनल एरिया में गए हो, वहां के कुछ रूल्स है, वहां आपको कटलरी भी यूज करनी पड़ सकती है, वहां कैसे बैठना है वो इम्पोर्टेंट है, कैसे स्टार्ट करना है। घर पे तो क्या हम कभी भी स्टार्ट करेंगे, किसी के भी साथ बैठेंगे, खाएंगे नहीं खाएंगे हमारी मर्जी होगी, जो टाइम चलेगा। वहां ऐसा नहीं चलेगा। लंच आपको बोला गया कि 1 PM पे, तो आपको आना ही पड़ेगा डाइनिंग पे 1 PM। हाँ, आप हार्डली 5 to 10 मिनट्स आ जाइए, बैठना ही पड़ेगा सबके साथ, सबके साथ खाना ही पड़ेगा, जो मेन्यू है वही लेना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हो डाइनिंग एटिकेट्स भी कितने इंपॉर्टेंट हो गए हैं। हो सकता है आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो, लेकिन आपके डाइनिंग मैनर्स देख के कोई जना बोलेगा अरे यार इसको तो डाइनिंग के मैनर्स ही नहीं, इसको कभी भी अपने साथ बाहर नहीं लेकर जाना, तो इसको तो आता ही नहीं है कैसे डाइनिंग पे बिहेव करते हैं। तो इसीलिए अभी आपको ये भी सिखा दे रहे हैं। तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट डाइनिंग एटिकेट है आपका ओनली द फॉर्क और स्पून में भी यूज। अब देखो बोल दिया ना इन्होंने, हैंड का यूज मत करने लग जाना यहाँ पे, नो हैंड। घर पे करो, अच्छी बात है, करना चाहिए, बट जब आप प्रोफेशनली एटिकेट्स, आप कैंटीन में हैं, आप किसी के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, इन योर टीम, इन योर प्रोफेशनल एरिया, वहां हाथ का प्रयोग ना करें। वहां आपके पास कटलरीज है जिसमें फॉर्क है, स्पून है, व्हाटएवर, उनसे खाना खाएं। फिर व्हेन द टेबल इज सेट विद सेवरल नाइफ, अब देखो क्या हो रहा है, कभी कभी होता है ना, ये एक टेबल है आपकी और यहाँ पे 3 तरीके के फोक्स रखे हैं, 5 4 तरीके के यहाँ पे अलग अलग प्रकार के इन्होंने कटलरीज लगा दी, सेवरल नाइफ, सेवरल फोक। अब मैम पहला कौन सा उठाएं, ये भी एटिकेट है क्या? हाँ जी, हमेशा पहला कौन सा उठाना है, रूल देख लो आप क्या है, द वन ऑन द आउटसाइड, जो बाहर की तरफ है, ये आउटसाइड वाला दिख रहा है आपको, इसको सबसे पहले पिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ आपको आना है, फोक को उठाते उठाते, नाइफ्स को उठाते उठाते। अगर एक से ज्यादा, अगर एक फोक और एक स्पून है तब तो प्रॉब्लम नहीं, दोनों एक साथ आप कैच कर रहे हो, 1 by 1 कैच कर रहे हो। बट अगर कभी कभी क्या होता है, 3 अलग अलग तरीके के, 4 अलग तरीके के आपको बड़े बड़े होटल्स रेस्टोरेंट में मिलेगा, तो आप तो यही मान के चलो ना कि आपको तो जाना ही है वहां, यू आर बिकमिंग अ बिग पर्सन, becoming a CEO of some company, a big manager or big billionaire, millionaire, तो आप नहीं जाओगे क्या? जाना ही है आपको, तो वहां पे ये सब काम आएगा। फिर आपको नैपकिन का क्या करना है, देख लो, एक नैपकिन भी रखा होता है, अगर आप देखते हो तो उसको आपकी लैप में बिछा दो और फिर खाना चालू करेंगे। फिर इट इज इम्पोलाइट टू लीन ऑन द टेबल विद योर एल्बोज, ये आपकी टेबल है, इसमें ना ऐसे नहीं रखना है हाथ, अरे नॉर्मल टेबल पे रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे नहीं रखना है, क्योंकि उसको बैड हैबिट माना जाता है, वो गलत तरीका है। आपको आपका डिनर करते समय, लंच करते समय डाइनिंग पे अपने एल्बोज को प्लेस नहीं करना है। उसके बाद यू शुड नॉट बिगिन टू ईट अंटिल योर होस्ट हैज बिगन, वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने ये पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, जिसने ये डिनर रखा है, वो होता है होस्ट या होस्टेस। अब उसने अभी तक स्टार्ट नहीं किया और उसने बोला भी नहीं आपको स्टार्ट करने से, और आप सीधा बैठे आए यहाँ पे, सर्व हुआ फूड,
हमको तो बहुत भूख लग रही है, हम तो चालू, हम तो रुक ही नहीं सकते, वेट ही नहीं करें, ऐसा नहीं कर। एटिकेट्स क्या बोलते हैं, वेट करिए, होस्ट जो होगा वो अनाउंस करेगा, वो खुद स्टार्ट करेगा और फिर आप सबको भी बोलेगा ओके स्टार्ट ईटिंग, तब यहाँ पे चालू करें। नेक्स्ट, इट इज बैड मैनर्स टू टेक टू लार्ज माउथफुल्स, बहुत ज्यादा बड़ा बाइट नहीं लेना है। यहाँ पे बहुत ज्यादा बाइट ले लिया, मुंह एकदम भर जाएगा, माउथ एकदम फुल हो गया, बैड लगेगा। नॉर्मल साइज के बाइट्स लेने हैं, या फिर एक बाइट जब तक खत्म नहीं हो जाए दूसरा बाइट मत ले। वन बाइट ऑफ फूड शुड बी कट एंड ईटन बिफोर अनदर इज कट। एक को आपने कट किया फोक से, अब देखो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करके नहीं बता पा रही, नहीं तो मैं यहाँ पे लेकर आती, फोक कट किया उसको, यहाँ पे आपने ले लिया, नाइफ से कट किया, फोक से ले लिया, अब उसके बाद वेट करो, च्यू च्यू च्यू, उसके बाद नेक्स्ट बाइट को कट करो। घर पे तो अपन ऐसा नहीं करते, घर पे तो हम धाम धाम, यहाँ नहीं कर, ठीक है। एंड डू नॉट टॉक व्हाइल देयर इज एनी फूड, ये भी बहुत गंदी हैबिट होती है, बहुत सारे बच्चों को और लोगों को मैंने देखा है, भोजन चल रहा है, खाना चल रहा है और बोले जा रहे हैं, कितना गंदा एटिकेट है, मतलब आप खुद सोचो। आप तो ना अभी से एक हैबिट ही बना लो, मैं तो बोलती हूँ वैसे भी ये हैबिट होनी चाहिए, साइंटिफिकली भी इसके काफी सारे फायदे हैं कि व्हाइल टेकिंग डिनर और लंच और फूड डू नॉट स्पीक, जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। हाँ कोई मतलब ऐसी इमरजेंसी आ गई कि नहीं मेरे को उस चीज का आंसर देना ही पड़ेगा, अदरवाइज कुछ बिग प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो जाती है, या कुछ इमरजेंसी का कोई किसी ने कुछ बात पूछ ली, तब तक आप ना बोलिए, मौन रहिए ना, मौन रह के देखो, खाओ, ये भगवान का प्रसाद है, अच्छे से खाओ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे भी ये ध्यान रखो, आपसे किसी ने कुछ पूछ लिया, कॉन्वर्सेशन तो होगी, देखो ऐसा नहीं कि आप तो हम तो मौन ही ले लेंगे, कॉन्वर्सेशन चल रही है, खाते खाते कुछ आपसे बात पूछिए, अब क्या, खाते खाते अगर मुंह में बाइट है तो नहीं बोलना है, वेट करो, उसके बाद बोलो। नेक्स्ट एटिकेट है हमारा इंट्रोडक्शन एटिकेट। आज तो ऐसा लग रहा है कि मैं टीचर नहीं, एकदम मतलब क्या बोलते हैं वो, मैनर्स की क्लासेस ले रही हूँ, और मैं आपको ना वैसे बच्चों को नहीं सिखाते, प्यारे प्यारे बच्चों को, बेटा ऐसा करो वैसा करो, वो चल रहा है पूरा। इंट्रोडक्शन एटिकेट, तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं किसी के भी सामने या किसी और को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो क्या एटिकेट्स होते हैं। रूल नंबर 1, ऑलवेज इंट्रोड्यूस अ यंगर पर्सन टू अ ओल्डर वन। फॉर एग्जाम्पल, मिस शर्मा, मे आई इंट्रोड्यूस माई फ्रेंड विपिन कुमार। अब आप एल्डर और यंगर का ध्यान रखिए, हमेशा देखो जो यंगर होता है, यंगर, अभी यहाँ पर है आपका फ्रेंड और यहाँ पे है आपके पापा, तो यंगर कौन हुआ, आपका फ्रेंड यंगर हुआ, एल्डर कौन हुआ, आपके पापा। अब पापा ने पूछा ये कौन है बेटा, या पापा ने नहीं पूछा, पापा है आपका दोस्त भी है घर पे, तो आप सबसे पहले देखो कैसे इंट्रोडक्शन कराओगे, क्या आप फ्रेंड को बोलोगे हेलो माय फ्रेंड, ये मेरे पापा है, नहीं, आप पापा को बोलेंगे। यहाँ पे यंगर पर्सन को ओल्डर से इंट्रोड्यूस कराना है, मतलब यस, आप यहाँ पे पापा को बोलेंगे हेलो पापा, दिस इज माय फ्रेंड, इसका नेम है, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे इसका नाम है राम, तो आप यहाँ पे यही बोलेंगे कि पापा ये मेरा फ्रेंड है राम, इंट्रोडक्शन स्टार्ट होएगा, फिर बोलोगे राम को कि राम ये मेरे पापा। तो हमेशा ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना ही है। नेक्स्ट, अमंग ग्रोन अप्स, अगर सभी जने बड़े हैं तो क्या करना है, तो फिर एक और रूल है जेंडर के हिसाब से, मैन और वुमेन का। अगर दो जने हैं आपके पास अलग अलग जेंडर, एक मेल है एक फीमेल है, तो आप किसको किससे इंट्रोडक्शन कराओगे, तो रूल ये बोलता है मैन इज इंट्रोड्यूस टू वुमेन, मतलब आपको मैन को बोलना है मिस शर्मा, मे आई इंट्रोड्यूस मिस्टर कुमार, मिस को आप बोल रहे हो कि मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ मिस्टर कुमार से, फीमेल को थोड़ी ज्यादा रिस्पेक्ट देनी है ना, तो मेल को इंट्रोड्यूस कराओ पहले फीमेल से। नेक्स्ट, व्हेन यू आर विद वन फ्रेंड एंड मीट अनदर, यू मस्ट इमीडिएटली इंट्रोड्यूस इफ दे आर नॉट नो, तो ये क्या एक रूल आ गया आपका, भैया इमीडिएटली दो पर्सन को इंट्रोड्यूस करा दो, अगर दोनों को आप जानते हो और वो एक दूसरे को नहीं जानते,
और ये अपन ना जनरल लाइफ में करते भी। अब दो दोस्त है बराबर के लेवल के, ना एल्डर है ना यहाँ पे आपका कोई यंगर है, ना कोई मेल है ना फीमेल है, दोनों सेम जेंडर के हैं, तो अपन क्या करते हैं, उसको मिलाते हैं, यार ये देख ये मेरा एक और फ्रेंड है, इसका नाम ये देख ये मेरा एक और फ्रेंड। तो दैट इज इंट्रोडक्शन, बट इमीडिएटली कराओ बिकॉज दे डू नॉट नो ईच अदर ना, फिर वो एकदम स्ट्रेंजर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑलवेज मेंटेन आई कांटेक्ट विद अ फर्म बट पोलाइट हैंडशेक। और इंट्रोड्यूस करते समय खुद को आप हैंडशेक कर सकते हो, हेलो। पोलाइट हैंडशेक होना चाहिए, बहुत ज्यादा रफ भी नहीं, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं कर लेना ऐसा हैंडशेक, और बहुत ज्यादा लूज सा भी हैंडशेक नहीं करना, नॉर्मल फर्म पोलाइट वे। लास्ट एटिकेट हमारे चल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने देखो कितने टाइप्स के पढ़ लिए एटिकेट, बहुत सारे सोशल पढ़ा, फिर टेलीफोन वाला, फिर मीटिंग वाला, डाइनिंग वाला, इंट्रोडक्शन। अब है आपका लास्ट, वर्क प्लेस एटिकेट इन अ मल्टी कल्चरल वर्क प्लेस। अब अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ एक ही कंपनी एक ही ऑफिस में काम करोगे जाके, और वहां पे देखो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स से, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, रिलीजियंस, जेंडर के लोग होंगे, उन सभी के साथ आपको एक वर्क प्लेस शेयर करना है, एंड दैट इज नोन एज वर्क प्लेस एटिकेट। तो वहां आपको कैसे बिहेव करना है उसके बारे में ये एटिकेट है। सो पहला रूल है हमारा, रेस्पेक्ट एवरीवन कल्चर। ये तो देखो एक बेसिक रूल ही हो गया, और आप अभी से ना इसकी प्रैक्टिस कर लो, जिंदगी भर हर आदमी को दूसरे कल्चर की या दूसरे ट्रेडिशन की हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए। देखो आपका कल्चर कुछ और होगा, सामने वाले का कुछ और होगा, तीसरे का कुछ और होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा तो बहुत सुपीरियर है, दूसरे का बहुत इंफीरियर है, मैं उसके कल्चर को क्यों मानूं। अरे आप मानो मत, डोंट गो इन दैट, आप फेथ मत रखो, बट रेस्पेक्ट तो करो। रिस्पेक्ट करने और फेथ रखने में फर्क होता है, तो हमेशा रिस्पेक्ट करो उनके बैकग्राउंड को, उनके कल्चर को, उनका कोई फेस्टिवल आया है, उनका कोई ट्रेडिशन आया है। अब आप सब जने यहाँ पे मुस्लिम्स है, हिंदूज का कल्चर आया, अब सब जने हिंदूज है, क्रिश्चियंस का यहाँ पे कोई एक पर्सन आ गया और उनका यहाँ फेस्टिवल आया, तो क्या हो जाता है, कुछ भी नहीं होगा, उनकी चीज को उल्टा सीखना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं उनके कल्चर्स में, सभी के कल्चर्स में, तो रेस्पेक्ट करो, अवॉइड मेकिंग फन। देखो मजाक नहीं बनाना, किसी भी चीज का नहीं मजाक बनाना, ओके। एंड डू नॉट जज अदर्स बेस्ड ऑन देयर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के हिसाब से उनको जज भी मत करो, अरे ये तो बहुत ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है, ये इनके मम्मी पापा तो गाँव में रहते हैं, मतलब ऐसी चीजें, आपको क्या मतलब है उससे। अच्छी बात है कहीं पे भी रहते हैं, किस बैकग्राउंड से हुआ है, उससे आपको क्या करना है, आपको वर्क प्लेस में सबको इक्वल मानना। सो ये चीज फॉलो करिए। नेक्स्ट, communication is the key. Since people may have different accents and way of speaking, it is important to listen carefully and speak clearly. Avoid using slang or difficult words. बात करो उनसे, लेकिन बात कैसे करनी है, अच्छे से ना, लिसन करो, स्पीक करो क्लियरली, उनके वर्ड समझो, क्योंकि हो सकता है ना उनके कल्चर में उस वर्ड का मीनिंग ही अलग हो। अब आपने अपनी स्लैंग अपने कल्चर में, अपने आप सपोज आप बिलोंग करते हो यहाँ पे राजस्थान से, अब आपको आती है यहाँ पे मारवाड़ी, अपने कल्चर के कुछ बातें उनको बोल रहे हो। आप बिलोंग करते हो यहाँ पे सपोज वेस्ट बंगाल से, बंगाली आती है आपको, अब दो जने मिल गए, अब दूसरे के कल्चर पे बंगाली में यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, स्लैंग वर्ड यूज कर रहे हैं, जो दूसरों को तो समझ में नहीं आ रहा, आपके ग्रुप में सिर्फ बंगाली बंगाली को समझ आ रहा है। अच्छी बात है क्या ये प्रोफेशनल लाइफ में? नहीं। नेक्स्ट, बी प्रोफेशनल इन योर बिहेवियर। अपने बिहेवियर में यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनल रहो, ज्यादा मिलना जुलना नहीं है, ज्यादा शाय भी नहीं होना, एकदम प्रोफेशनल नेचर, ओके। पंक्चुअलिटी रखो, हमेशा टाइम पे आओ मीटिंग वगैरह में, या डेडलाइन आपको कुछ काम दिया है, बोला आपको 31 मार्च तक रिपोर्ट बनाइए, आप बना ही नहीं रहे, अप्रैल का फर्स्ट वीक आ गया, आपकी डेडलाइन ही यहाँ पे चली गई है, क्या ये अच्छी बात है? नहीं। रिस्पेक्ट पर्सनल स्पेस। अगर किसी आदमी को कोई पर्सनल स्पेस चाहिए, वो आपसे बात नहीं करना चाहता, या उसका पर्सनल मैटर है वो आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता, बट आप बार बार उसको पिंच कर, बताओ बताओ बताओ, अरे उसको नहीं बताना, आपको क्या मतलब है, वो अपनी पर्सनल स्पेस में बैठा है चुपचाप,
ही डोंट वांट टू शेयर और कम्युनिकेट विद यू, या किसी सेंसिटिव टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता आपसे, तो आप भी बात ना करिए। प्रोफेशनली बात करो हर मैटर पे, लेकिन जो पर्सनल मैटर्स है उन पे उतना ही बात करना जितना सामने वाला भी इंटरेस्टेड। ओके और हमेशा देखो अवॉइड करो, ये मैं हमेशा बोलूंगी, आज से ही आप समझ जाओ, रिलीजियस मैटर्स या पॉलिटिकल मैटर्स घर पे डिस्कशन करते हो अच्छी बात है, ऑफिस में जाके इन सेंसिटिव टॉपिक्स को मत छेड़ो, रिलीजियस टॉपिक को मत छेड़ो, यार बात ही नहीं करनी है हमको। अगर दूसरे जने कर भी रहे, डोंट इन्वॉल्व, डोंट गिव योर ओपिनियन, जस्ट मूव अवे। आप उनसे बोलिए कि भाई अब हम लोग थोड़ा प्रोफेशनल बात करते हैं, हम लोग काम की बात करते हैं, या काम को कैसे इंप्रूव करें, या रिलेटेड विद ऑफिस बात करते हैं, रिलेटेड विद वर्क बात करते हैं। ओके नेक्स्ट टीम वर्क, ये तो आपको ना सिखाना की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वैसे आप टीम्स में अगर कोई स्पोर्ट्स में भी देखो तो टीम बनानी ही पड़ती है। वैसे ही आपको यहाँ क्या लगता है, टुडेज कल्चर ही टीम का है, और अगर आप टीम में आ गए और टीम वर्क से काम नहीं करोगे तो आप इंडिविजुअली कितने भी स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो बेटा, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ना आपकी कंपनी कभी भी सक्सेसफुल हो सकती है। तो टीम वर्क रखो यहाँ पे, और जितने भी डाइवर्स वर्क प्लेसेस में आपको यहाँ पे जाने को मिलेगा, डाइवर्स मतलब अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे। एक टीम में हो सकता है यहाँ पे 5 कंट्री के लोग हो, अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनी है, एमएनसीज है, तो 5 कंट्री के लोग को आधा टीम तो काम करना ही पड़ेगा अगर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, अपना टास्क कंप्लीट करना है। तो वहां पे टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू शुड बी फ्रेंडली, सबके साथ फ्रेंड रहो, फिर कोऑपरेटिव, सबकी मदद करो अच्छे से, कुछ अगर वो बोल रहे हैं विलिंग टू हेल्प, कोऑपरेशन दिखाओ, ऐसा नहीं मैं तो ऐसा ही करूंगा, वो सुनने को ही तैयार नहीं है। सपोज देखो शेयर्ड रिसोर्सेज भी होते हैं कभी कभी, 5 के बीच में 2 ही लैपटॉप है, 2 यहाँ पे हार्डवेयर डिवाइसेस है, 2 सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, 2 कार है, और 5 को टीम में एज ए उसको शेयर तो करना पड़ेगा ना। तो कोऑपरेट करो एक दूसरे के साथ, आज तुम ले लो, कल हम ले लेते हैं, इस टाइम पे तुम ले लो, आपको ये टाइम कन्वीनियंट होता है, तो आगे चलेगी बात। ट्रीट एवरीवन इक्वली, उनको सबको इक्वल मानो, और उनकी नेशनैलिटी और बैकग्राउंड से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ये तो इंफीरियर है, हम तो इसको कम मानेंगे, इसको ज्यादा मानेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है नेक्स्ट अप्रिशिएट डाइवर्सिटी। वैसे भी देखिए हमारे इंडिया में तो ये चीज है, कितनी डाइवर्सिटी आप खुद बताओ, बहुत ज्यादा, लेकिन वो अच्छी बात है, उसको अप्रिशिएट करो एंड सेलिब्रेट, और सेलिब्रेट भी करना है। बिकॉज आजकल आप देखोगे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसमें सारे इवेंट्स होने लग गए, सारे कल्चरल इवेंट्स, सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होने लग गए, चाहे वो किसी भी कल्चर के हो, किसी भी रिलीजन के हो। तो ऐसा नहीं ना कि हम तो सिर्फ हमारे कल्चर वाले इवेंट में जाएंगे, ये तो हमारा कल्चर नहीं, हम इसमें क्यों जाएं। पंजाबीज का अलग कल्चरल इवेंट चलेगा, मलयालम्स का अलग चलेगा, बंगालीज का अलग चलेगा, राजस्थानी का, सब में आप पार्टिसिपेट करो जितना आपसे हो सकता है। कम पसंद है तो ठीक है, थोड़ा कम चले जाओ, ऐसा नहीं ना पूरे दिन का इवेंट है, अब भाई हमको तो पता ही नहीं इस कल्चर के बारे में, हम क्यों जाएं, ऐसा नहीं। आप 4 घंटे चले जाओ, पूरे दिन मत जाओ, बट ट्राई टू पार्टिसिपेट एंड अंडरस्टैंड। अगर आप लोगों के कल्चर को समझेंगे, बॉन्ड अच्छा बनेगा बेटा, बॉन्ड बनेगा तो टीम वर्क अच्छा होगा, कोऑपरेशन अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, अल्टीमेटली सक्सेसफुल होगा। तो ये वर्क प्लेस एटिकेट आपको सिखाने जैसे थे, बाकी तो शायद आपको आते भी होंगे, बट ये एकदम नया है आपके लिए, क्योंकि अभी तक आप वर्क प्लेस पे गए नहीं है, आप अपनी घर की 4 दीवारी में रहते, बट अब आप प्रोफेशनल हो चुके हैं, बड़े हो गए हैं, बाहर जाने वाले हैं, तो इस चीज को आप समझिए। ओके सो वी हैव डन today's topic, that is etiquettes in communication। इसमें different टाइप्स के etiquettes पढ़े हम लोगों ने। any doubt in these etiquettes? okay, then we are moving towards our next part, जो कि हम हमेशा करते हैं, that is chapter number 4, business terminologies। So in last lecture we have done 90 terms, हमने 90 terms तक कर लिया था, अभी डी अल्फाबेट ही हमारा कैरी ऑन हो रहा है,
और उसमें हमारा आज का वर्ड यहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमारी आज की टर्म्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट टर्म है हमारी डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है? स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टर्म है। पहले तो यहाँ पे लिख लो स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जब कंपनी शेयर बेचती है तो पहले देखो क्या होता था, पुराने जमाने में आप फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट बेचते थे, यानी कि आपके पास शेयर सर्टिफिकेट रहते थे और फिजिकली जो कंपनीज हैं यहाँ पे उनको सेल करती थी। बट अभी टुडेज एनवायरनमेंट में क्या होता है, ये जितने भी फिजिकल शेयर्स है बेटा, ये कन्वर्ट हो रहे हैं डीमैट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो ये डीमैट क्या है? ये डीमैट एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का कन्वर्जन है, मतलब शेयर्स तो है बट वो आप फिजिकली आप नहीं देख सकते, शेयर को आप ऑनलाइन देख सकते और आपने उनको कन्वर्ट कर दिया। उस प्रोसेस को बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर्स इनटू ऑनलाइन फॉर्म। डीमटेरियलाइजेशन ये एक प्रोसेस। नेक्स्ट हमारी टर्म है यहाँ पे डिपॉजिटरी। अगेन स्टॉक मार्केट की टर्म आ गई यहाँ पे। डिपॉजिटरी क्या होता है? देखो, अगर आप थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट समझते हो या इस पूरे मैकेनिज्म को समझते हो, डीलिंग विद स्टॉक्स एंड ऑल, तो ये वर्ड आपको पता होगा। अदरवाइज नहीं पता, मैं तो बता ही रही हूँ। बट आई वुड सजेस्ट कि देखो, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, भले ही मेरे तो हम तो सिलेबस में नहीं है मैम, हम क्यों पढ़े, सिलेबस से मतलब नहीं होता बेटा। कुछ चीजें आपको जनरली आनी चाहिए एज अ कॉमर्स स्टूडेंट। साइंस वालों को तो नहीं आएगा, ठीक है ना, बट ये टर्म आपके काम की, तो इसमें थोड़ा सा जाके ना थोड़ा सा देखना, रिसर्च करना। मैं हालांकि समझा दूंगी बट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जब तक नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। तो इस पे ना थोड़ा खुद रिसर्च करना। डिपॉजिटरी टर्म होता क्या है बेसिकली, आप समझो। इंडिया में दो बड़ी बड़ी डिपॉजिटरी है, CDSL, NSDL। ये क्या करती है? ये एक सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स पड़े हैं, इंडिया में कितनी सारी कंपनीज है, उनके कितने सारे शेयर्स होंगे, आप सोचो, लाखों करोड़ों। उन शेयर्स का यहाँ पे पूरा अकाउंट्स रखना, पूरी जानकारी, पूरा स्टेटमेंट डिटेल्स रखने की जिम्मेदारी डिपॉजिटरीज। सो डिपॉजिटरी बेसिकली एक सिस्टम है, एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है जो सरकार ने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि जब इतने सारे सब डीमटेरियलाइजेशन का प्रोसेस चला 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 और हर एक चीज जो है डीमेट फॉर्म में आ गई, अब उनको मेंटेन करने के लिए, उनको सिक्योरली मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम तो चाहिएगा ना, ऑर्गेनाइजेशन तो चाहिएगा ना। तो उन्होंने बनाया डिपॉजिटरी। तो ये क्या करते हैं आप देखो, इट इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क थ्रू रजिस्टर्ड मेंबर्स कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। इनके पास अपने डीपीज होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, और इनके थ्रू ये करते क्या है? टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जितनी भी सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंडिया में है, उन सब का ये रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ट्रांजैक्शंस को अंडरलाइन करते हैं, ये फिर रिकॉर्ड करते हैं और आपको फाइनल अकाउंट्स भी बता के देते हैं। नेक्स्ट हमारी टर्म है यहाँ पे डेप्रिसिएशन। अकाउंट्स की बहुत इजी सी टर्म है आपके लिए, नॉट अ न्यू वन। 11th-12th क्लास में आप पढ़ के आए हो डेप्रिसिएशन क्या होता है। जब फिक्स्ड एसेट्स होते हैं तब उनके लाइफ के अनुसार और पैसेज ऑफ टाइम के अनुसार उनको हम धीरे धीरे वियर एंड टियर की वजह से उनकी वैल्यू कम करते हैं, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो इट इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है। क्यों लगता है? ड्यू टू वियर एंड टियर और पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ लगता है, वियर एंड टियर की वजह से लगता है, यूज करने की वजह से लगता है। तो उसको हम रिटर्न ऑफ करते रहते हैं और उस रिटर्न ऑफ अमाउंट को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। 94 टर्म है आपकी डेरिवेटिव मार्केट। अगेन स्टॉक मार्केट की टर्म, पीछे ही पड़ गए ये लोग, तो स्टॉक मार्केट पूरा ही सिखा के रहेंगे आप। सो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स आर बेसिकली अ डिफरेंट मार्केट। शेयर मार्केट के अंदर एक पार्ट है डेरिवेटिव मार्केट। शेयर मार्केट में तो देखो, स्टॉक मार्केट में सब कुछ बिकता है, शेयर्स बिकते हैं, सिक्योरिटीज बिकती है, डिबेंचर्स बिकता है और डेरिवेटिव भी बिकते हैं।
तो डेरिवेटिव मार्केट उसका एक पार्ट है, उसके अंदर क्या बिकता है यहाँ पे, यहाँ दो चीजें आपको बिकेंगी बेटा, दैट इज फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन, अब ये फ्यूचर और ऑप्शन होता क्या है, बेसिकली अगर आप कोई कमोडिटी या उसका टोकन अभी नहीं खरीदना चाहते और आपको लगता है मुझे ये चीज फ्यूचर में खरीदनी है, तो आप फ्यूचर में ट्रांजैक्शन डील कर लेते हो अभी, लेकिन वो ट्रांजैक्शन होगा कब, फ्यूचर, और इसको बोलते हैं डेरिवेटिव मार्केट। So markets such as future option, they are developed to satisfy specific needs arising in traditional market, और इसके forward market भी बोला जाता है। नेक्स्ट टर्म है हमारी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन एक नॉर्मल बिजनेस की टर्म है। इसमें क्या करते हैं ना, देखो एक यूनिक चीज आपके पास होनी चाहिए जो आपको अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंट शो करे। जैसे आप देखो किसी प्रोडक्ट में ना उसका कलर बहुत अलग होता है, किसी में उसकी क्वालिटी, उसमें डिजाइन, साइज अलग होता है, एकदम यूनिक होता है, और वो उसको डिफरेंशिएट करती है अपने कॉम्पिटिटर से जो कि बेच रहे हैं सेम प्रोडक्ट बट ऐसा का ऐसा नहीं। तो डिफरेंशिएशन क्या, एक अप्रोच है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है बेसिकली, जिसमें आप क्रिएट करो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बेस्ड ऑन ऑब्टेनिंग अ सिग्निफिकेंट वैल्यू डिफरेंस। एक वैल्यू में कुछ डिफरेंस लेकर आओ कस्टमर्स के लिए। पैसा जरूरी नहीं है, प्राइस में भी डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन क्वालिटी और साइज में भी होता है। तो आप अपने लिए कुछ एक अलग ही चीज लेकर आओ जो कस्टमर्स को डिफरेंट वैल्यू लगे और वो अप्रिशिएट करें आपको उस चीज के लिए। नेक्स्ट है हमारा डिसबर्समेंट। इसकी एक अकाउंट्स की टर्म है, इसका मतलब होता है पेमेंट करना किसी भी फंड से। आपका एक बैंक अकाउंट है, उसमें से आपको पैसा आ रहा है, दैट इज डिसबर्समेंट। आपका एक पीपीएफ अकाउंट आपने ओपन किया हुआ, उसमें से आप पैसा ले रहे हो, डिसबर्समेंट। ओके, नेक्स्ट डिस्काउंट अगेंस्ट अकाउंट टर्म आती है आपको। डिस्काउंट मतलब प्राइस को थोड़ा सा कम कर, 10% डिस्काउंट बोलते हैं ना अपन, अरे यार डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है मार्केट में, और सेल के लिए भाग जाते हैं जल्दी से शॉपिंग। तो वही ये डिस्काउंट है कि एक रिडक्शन करता है, जो भी अमाउंट एक्चुअल था, ओरिजिनल अमाउंट जो था उसको अगर कम कर दिया आपने तो वो डिस्काउंट माना जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं, सेल्स प्रमोशन टेक्नोलॉजी है, उनका एक मेथड है कि चलो सेल्स को बूस्ट करना है तो डिस्काउंट अनाउंस कर दो। नेक्स्ट इज योर डिस्काउंटेड बिल अगेन अकाउंट्स। आपको पता है बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, तो इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज है आपके पास, दैट इज योर बिल्स रिसीवेबल, इससे मनी आने वाला है, बट अब मनी आने वाला है आपका 3 मंथ्स के बाद, क्योंकि ये बिल की मैच्योरिटी डेट है 3 मंथ्स आफ्टर, बट यू वांट कि आपको आज ही कैश की रिक्वायरमेंट, यू नीड कैश, यू हैव ए लिक्विडिटी प्रॉब्लम राइट नाउ एंड यू नीड द कैश, बट क्या ये बिल एंड कैश हो पाएगा आज, नहीं। पर एक ऑप्शन, इस बिल को जाके किसी बैंक से डिस्काउंट करा लो, बैंक वाले करते हैं, और भी बहुत सारी अगर एजेंसीज है डिस्काउंटिंग की तो वो कर देगी। तो बैंकर के पास जाओ यहाँ पे, और बिफोर द ड्यू डेट, बिफोर 3 मंथ्स आप कभी भी उसको लेकर जाओ और उनको बोलो हे बैंक हमें इसका डिस्काउंट करके दे दीजिए। तो वो क्या करेंगे पता है, वो बिल अब आपको किसको देना पड़ेगा, बैंक वालों को, यानी कि ये बिल रिसीवेबल अब आपका नहीं है, किसकी प्रॉपर्टी हो गया, ये बैंक की, ठीक है। अब ये सपोज बिल था 1 लाख रुपीज और आप बैंक को बोल रहे हैं हमें इसको डिस्काउंट करना है, तो बैंक वाले बोले ठीक है डिस्काउंट कर देंगे हम, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम आप अभी 1 लाख नहीं देंगे आपको, तो कितना दोगे। तो बैंक ने बोला ठीक है, हमारे यहाँ पे डिस्काउंट की रेट अभी बिल्स में चल रही है 5%, ये रेट बदलती रहती है, फ्लक्चुएट होती है, आरबीआई के अकॉर्डिंग, मार्केट सिनेरियोस के अकॉर्डिंग बदलती है, 4, 5, 6, 7 कुछ भी चलती है, ठीक है। से सपोज मान लो आज चल रही है 5%, तो बैंक वाले पता है क्या करेंगे, 1 लाख माइनस 5% 5000, तो आपको वो आज इस बिल के ऊपर कितना अमाउंट दे देंगे बेटा, 95,000 पे करेंगे आपको यहाँ पे 95,000, और वो बिल अब बैंक का हो जाएगा। अब 3 मंथ्स के बाद में एज अ बिल्स रिसीवेबल बैंक वाले इसको ले लेंगे, जिस भी पर्सन ने ड्रॉई था, जो भी पर्सन था, और आपका क्या फायदा हुआ, आपको आज अभी 95,000 मिल गए, आपकी कैश की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो लोग कराते हैं, डिस्काउंट कराते हैं,
और ये डिस्काउंट होने के बाद ये डिस्काउंटेड बिल बन जाता है, क्योंकि अब बैंक वालों के पास जो बिल है वो ओरिजिनल बिल नहीं है, वो डिस्काउंटेड है। नेक्स्ट 99th टर्म है हमारी डिसमिसल। डिसमिसल का मतलब क्या होता है, जज ने इसको एंड कर दिया। तो ये कौन सी टर्म है मैम, कोर्ट की। जज के पास कोई केस आया, जज ने बोला नहीं हटाओ, अच्छा नहीं है, डिसमिस, मैं इसको डिसमिस करता हूँ, एंड करता हूँ मैं। तो अपने अपना डिसीजन दिया जज ने और फिर उसको डिसमिस कर दिया, तो उसको बोलते हैं डिसमिसल। मेरा ये फाइनल ऑर्डर है, बस अब मैं और सुनवाई नहीं करूंगा और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आई एम डिसमिसिंग द केस। नेक्स्ट डिस्पोज। डिस्पोज का मतलब होता है पूरा ही एंड कर देना उसको। देखो डिसमिसल और डिस्पोज में थोड़ा सा फर्क है, दोनों ही कोर्ट में जजेस करेंगे। डिस्पोज का मतलब होता है उसको बिना डिसीजन दिए खत्म कर लेना, लेकिन डिसमिसल में वो हमेशा पहले एक डिसीजन देगा, कौन सी पार्टी जीती हारी है, क्या डैमेजेस क्या कंपनसेशन सब कुछ पता है, उसके बाद उसको क्या करेगा वो डिसमिसल। लेकिन डिस्पोज में क्या है, वो पहले ही यहाँ पे उसको हटा देगा। नेक्स्ट है डिस्पोजिशन, ये भी कोर्ट की टर्म चल रही है। इसका मतलब होता है एक मैनर इसमें जिसमें केस रिजॉल्व हुआ है। तो आप यहाँ पे देखो ये तीनों ही चीज कोर्ट की टर्म है, आपको समझ आ रहा है कुछ। 3 terms we are studying and these are related to court word। थोड़ा थोड़ा अलग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा, क्वेश्चन आता है यहाँ पे, वो एक टर्म देंगे, क्योंकि देखो तीनों में बहुत हल्का सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, और फिर आप वहां पे वो कंफ्यूज हो जाएंगे और तीनों ऑप्शन में होंगे एमसीक्यू में और आप कुछ गलत टिक करके आ जाएंगे। तो डिसमिसल क्या है, जज अपना डिसीजन देके एंड करता है। डिस्पोज क्या है, ऐसे इलीगल केस को एंडिंग कर देता है। और डिस्पोजिशन एक मैनर है जिसमें केस रिजॉल्व हुआ है। मैनर मैनर क्योंकि एक वर्ब हो गई ना ये बेटा, और ये दोनों यहाँ पे आपके नाउन्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारी डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मीन्स व्हाट, डिवोर्स। शादी हो रही है यहाँ पे, मैरिज, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ गई बीच में और इस मैरिज को हम एंड करना चाहते हैं और लीगली एंड करना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि तू अलग हो जा मैं अलग हो जा, ऐसे नहीं, लीगली आप कोर्ट में जाके उसका पूरा डिवोर्स फाइल करके डिवोर्स ले रहे हो, उसको आप बोलते हो डिसोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट है हमारी टर्म डिविडेंड। मैम कितनी टर्म्स कराओगे, आई थिंक अपन डी को कंप्लीट ही कर लेंगे, डी अल्फाबेट आज ही कंप्लीट। डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब क्या है, यहाँ पे एक ऐसा रिटर्न जो शेयर्स के होल्डर्स यानी कि शेयर होल्डर्स को मिलता है और आपके अकाउंट में आ जाता है इफ द कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट। देखो बेटा, कोई भी कंपनी होती है उसका सबसे पहले नेट प्रॉफिट निकलता है पीएनएल अकाउंट से। ओके, अब इस नेट प्रॉफिट के बाद कंपनी हैज 2 ऑप्शन, ईदर टू पे डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, क्योंकि ये शेयर होल्डर की कमाई है तो शेयर होल्डर में ही बांट दो, या फिर इनको रिटेन अर्निंग कर लो फ्यूचर के लिए क्योंकि आपको पैसे की जरूरत है। तो शेयर होल्डर खुद डिसाइड करेंगे कि हमें डिविडेंड डिसीजन लेना है या नहीं लेना। लेना है तो फिर जो नेट प्रॉफिट है वो जिस रेट में आप बोलोगे उस रेट में डिविडेंड के फॉर्म में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग द नंबर ऑफ शेयर्स यू हैव। ये आपको पता है, अकाउंट्स की टर्म है, अकाउंट्स आती है आपको, 11th-12th क्लास में पढ़ी है। नेक्स्ट इज योर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ये आपको नहीं पता है, दिस इज अ टर्म ऑफ लॉ। लॉ में जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे, देन यू विल फाइंड दिस टर्म देयर आल्सो। तो ये एक लॉ की टर्म है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनसे आपका ओनरशिप पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी चालान, बिल्स ऑफ लेडिंग। कभी कभी गुड्स क्या होते हैं, देखो आपको डिलीवर होते हैं थ्रू सम डॉक्यूमेंट्स। मैंने आपको यहाँ पे एक बहुत सारे गुड्स है ट्रक में, ठीक है, आपको बेचने, या तो मैं उसके लिए सेल डीड बनाऊंगी, या फिर दूसरा ऑप्शन है मैं बिल ऑफ लेडिंग जो होगी ना उसकी, ट्रक वालों की बिल ऑफ लेडिंग वो आपको दे दूंगी, शिपिंग कंपनी की बिल ऑफ लेडिंग है वो आपको ट्रांसफर कर दूंगी। तो हुआ क्या, मेरी गुड्स की ओनरशिप आपको ट्रांसफर हो गई है। इन डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल आर एन एविडेंस ऑफ सेल। जैसे आप गुड्स को बेचते हैं वैसे ही अगर आप डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल को डिलीवर करते हैं फ्रॉम द सेलर टू द बायर,
दैट मीन सेल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डन और ओनरशिप हैज बीन पास्ड ऑन फ्रॉम द सेलर टू द बायर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे तीन टर्म्स और बची है, पढ़ लेते। तो हमारी नेक्स्ट टर्म है डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब आप किस कंट्री के रहने वाले हो। देखो परमानेंट हाउस किसी का भी एक होता है, इसीलिए कभी भी आपने देखा होगा एड्रेस में दो ऑप्शन होते हैं, परमानेंट एड्रेस, टेम्पररी। टेम्पररी तो देखो मैं मुंबई में भी रहती हूँ, टेम्पररी दिल्ली में भी रहती हूँ, बट सपोज मेरा परमानेंट एड्रेस मुंबई का ही है तो वहाँ पे मेरा परमानेंट एक घर है, तो मैं डोमिसाइल कहाँ की मानी जाऊंगी, मुंबई की। ऐसा ही कंट्री में भी होता है, क्योंकि एक पर्सन का काम ही ऐसा है कि वो सपोज पूरे एशिया में ट्रेवल करता रहता है। इंडिया से वो मलेशिया पहुंच गया, मलेशिया से वो थाईलैंड पहुंच गया, थाईलैंड से चाइना पहुंच गया। हर कंट्री में थोड़े थोड़े दिन उसका काम ही ऐसा, वर्क नेचर। बट उसका एक परमानेंट घर सपोज मलेशिया में, तो फिर वो कहाँ का डोमिसाइल माना जाएगा बेटा, मलेशिया का। ठीक है, तो आप यहाँ पे टिक कर लो इसको, परमानेंट होम। और एक पर्सन के बहुत सारे रेजिडेंस तो होंगे, लेकिन सिर्फ एक डोमिसाइल होगा, एक परमानेंट होम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या होता है, ये बात कर रहा है बैंक ड्राफ्ट की। यहाँ पे ये कॉमन टर्म थी। बैंक ड्राफ्ट का मतलब क्या है, बैंक ड्राफ्ट का मतलब ये है कि बैंक, जब एक बैंक एक पैसा आप ट्रांसफर करना चाहते हो किसी और पर्सन को और उसके लिए आपको ड्राफ्ट बना के दे देता है। इट्स जस्ट लाइक चेक बट नॉट एक्चुअली चेक। चेकबुक आपको पहले इशू होती है, आप ट्रांसफर करते हो, लेकिन ड्राफ्ट खुद बैंक बना के देता है आपको। ओके, और इससे होता है क्या, इसका फायदा ये है कि आपके फंड्स आपके अकाउंट से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो सकते हैं। ओके, लास्ट टर्म है हमारी डंपिंग। चाइना का एग्जाम्पल लेते। चाइना में आपको पता है कितनी मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत सारी फैक्ट्रीज है, बहुत सारी चीजें ये लोग बनाते हैं। अब ये करते क्या आपको पता है, चाइना में कोई प्रोडक्ट 100 में बन रहा है, उसकी कॉस्ट ही 100 है, लेकिन ये क्या करेंगे पता है, अपनी कॉस्ट से भी नीचे इंटरनेशनल मार्केट में बेच देते हैं 96 रुपीज में। पूरे इंटरनेशनल मार्केट में इन्होंने ये चीज बेचना चालू कर दी। तभी तो आप देखो हर जगह चाइनीज प्रोडक्ट। तो इन्होंने कौन सी स्ट्रैटेजी लगाई पता है, डंपिंग। इसको बोलते हैं डंपिंग। डंपिंग मतलब जब एक पार्टी या एक कंट्री, कोई भी एक सेलर बहुत कम अमाउंट में अपना सामान बेचे, यूजुअली लेस देन द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट से भी कम में बेचने लग जाए। और वो क्यों बेच रही पता है, वो एक इंटरनेशनल मार्केट में इसलिए बेच रही कम पे ताकि मार्केट को कैप्चर करे। और उस कंट्री का जो इंडिजिनस मार्केट होगा वो तो पूरा ही खत्म, फिनिश। लोकल मार्केट, भाई आप 96 में दे रहे हो चाइनीज प्रोडक्ट और ये इंडिया का प्रोडक्ट है, इंडिया वालों ने बड़ी मुश्किल से इसको 101 में बनाया। आप सोचा एटलीस्ट 1 रुपए तो कमाए, 102 में बेचना चालू किया। एज अ कंज्यूमर आप खुद सोचो, कंज्यूमर क्या खरीदेगा। कंज्यूमर के पास दो ऑप्शन है, 96, 102। अपन तो सोचेंगे जो सस्ता वही बढ़िया, तो अपन सब क्या खरीद लेंगे, 96 वाला प्रोडक्ट। बट ये चाइना की एक स्ट्रैटेजी है। आई एम नॉट सेइंग चाइना, ऐसा बहुत सारी कंट्रीज भी करती है, इंडिया भी अब इसको फॉलो करना चालू, जापान इसको फॉलो करी, बहुत अब वर्ल्ड में हर कंट्री इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करी, पर ये निकली तो चाइना से ही थी। तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, डंपिंग मीन्स व्हाट, सेलिंग गुड्स इन द मार्केट यूजुअली ओवरसीज, ओवरसीज मतलब आउटसाइड योर कंट्री, एट अ प्राइस बिलो कॉस्ट, यूजुअली विद एन इंटेंशन। आपका इंटेंशन क्या है यहाँ पे, टू ruin द इंडिजिनस मार्केट कंपटीशन, कि भैया इनका जो लोकल कंपटीशन है इसको तो ruin करो पहले, फिर बाद में देख लेंगे, अपना प्रॉफिट बाद में कमा लेंगे। और हो सकता है प्रॉफिट इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से हो जाए, क्योंकि फिर आपका एक दो प्रोडक्ट नहीं, लाखों करोड़ों प्रोडक्ट बिक रहे, तो वैसे ही आपका स्केल बढ़ेगी, कॉस्ट धीरे धीरे और कम हो जाएगी, तो प्रॉफिट मार्जिन भी जनरेट होने लग जाता है। समझ आया, डंपिंग न्यू टर्म था एकदम। किसका टर्म लिख सकते हैं, कॉमन टर्म लिख सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड है कॉमन टर्म। ठीक है, चल ओके, थैंक यू।